include preprocessor. The include preprocessor directive enables a program to access a library. ठीक है, इसके थ्रू हम लाइब्रेरी फाइल्स को एक्सेस करते हैं. Each library contains different header files. लाइब्रेरी में मुख्तलिफ किस्म की header files पड़ी हुई होती हैं. The include preprocessor directive is used to include header files in the program. इसका सिंटैक्स है जिस तरह अभी हमने पिछली एग्जांपल में देखा था, हैश इंक्लूड लिखते हैं फिर हम, और फिर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल का नाम. पीछे एग्जांपल में आपने पढ़ी थी stdio.h. नीचे दो एग्जांपल्स ये बताई हुई हैं, stdio.h और math.h. ये हमारी इनपुट आउटपुट फाइल है. अगर हमने यूज करनी है, इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज करने हैं, तो हम stdio.h का यूज करते हैं. और math.h जो है, ये अगर हमने कोई मैथमेटिकल फार्मूलाज का यूज करना है तो हम ये इंक्लूड लाजमी करवाएंगे. उन फार्मूलाज को हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, अगर ऐसे यूज करेंगे तो एरर होगा. The above statement tells preprocessor to include the file stdio.h and math.h in source program before compiling it. तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ये कहती है कि प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले इन फाइलों को अपने सी सोर्स प्रोग्राम में इंक्लूड करवा लो. क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The include directive tells the compiler where to find the meaning of standard identifiers such as Voice unmute कर कोई क्वेश्चन. अच्छा जी, इंक्लूड डायरेक्टिव क्या करता है, कंपाइलर को बताता है कि जैसे कुछ हमारे जो कीवर्ड्स हैं उनके मीनिंग क्या है. यानी जो हमने फाइलें जो ऐड की हैं, फाइलों के जो हम फंक्शन यूज करते हैं, तो जैसे इनपुट आउटपुट के फंक्शन यूज हो रहे हैं तो हमने stdio.h इंक्लूड करा दी. उसके फंक्शंस जो है वो डिफाइन हुए हुए हैं उनके अंदर. तो फंक्शन जब हम वो यूज कर रहे हैं तो वो बता देगा इंक्लूड डायरेक्टिव कंपाइलर को कि उस फंक्शन का क्या पर्पस है. अब जैसे कि ये प्रिंट एफ का फंक्शन है, तो प्रिंट एफ stdio.h के अंदर ये फंक्शन डिफाइन हुआ है. तो जब हम प्रिंट एफ यूज कर रहे होंगे तो पता चल जाएगा कि ये उसी लाइब्रेरी फाइल से उठाया हुआ फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन वहीं पर है, तो कंपाइलर समझ जाएगा, कंपाइलर को प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर मैंने प्रिंट एफ ये लिख लिया अपने प्रोग्राम में और मैंने शुरू में इसको stdio.h को इंक्लूड नहीं कराया था, तो क्या होगा कि प्रिंट एफ जो है वो एरर देगा कंपाइलर के प्रिंट एफ समझ में नहीं आ रहा क्या है. The meanings are described in standard header files. The header file stdio.h contains information about standard input and output functions such as scanf and printf. वही बात जो मैंने अभी बताई है. The math.h contains information about common mathematical functions. जो हमारे math के functions होते हैं वो भी define हुए हैं किस header file के अंदर, math.h के अंदर. उसके बाद है define preprocessor. The define directive is used to define a constant. अगर हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करनी है तो हम डिफाइन डायरेक्टिव का यूज करते हैं. कांस्टेंट वैल्यू जैसे आप मैथ में यूज किया करते थे कि किसी वेरिएबल को हमने वैल्यू एक असाइन कर दी थी. जैसे कि सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ कि a इक्वल टू 12 आपने कर दिया, तो 12 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू असाइन हो गई है एक वेरिएबल a को. इसी तरह लैंग्वेज में भी हम कांस्टेंट वैल्यू जो है वो डिफाइन कर देते होते हैं, फिर वो थ्रू आउट वही वैल्यू ही यूज होती है. अगर हमने 12 डिफाइन कर दिया तो 12 ही जो है ना वो हमेशा उस वेरिएबल के लिए फिक्स हो जाएगी. इट स्टार्ट्स विद द सैंपल हैश, बिल्कुल उसी तरह. इट इज नॉट टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन. ये भी हमने पहले पढ़ा है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में हम सेमीकोलन का यूज नहीं करते. इट कैन बी यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम, वो कहीं भी यूज कर सकते हैं. सिंटैक्स क्या है, हैश, डिफाइन, आइडेंटिफायर कि हमने वो जो नाम देना है अपनी मर्जी से, और फिर वैल्यू, जैसे मैंने कहा था वैल्यू 12.
बेटा आपस में बात कर रहे हैं या मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? सिंटैक्स आपने देखा है, हैश डिफाइन के बाद आइडेंटिफायर, यहाँ पे हम क्या देंगे, अपना कोई भी वेरिएबल, जैसे मैंने कहा a इक्वल टू 12 था जैसे, तो आइडेंटिफायर की जगह पे a होगा, और वैल्यू की जगह पे मैंने 12 का है तो वो 12 हम दे सकते हैं। अब हैश क्या है, इट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। आपको पता है कि हमेशा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश के साथ स्टार्ट होता है। डिफाइन, इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट, ये भी लिखना लाजमी है, डिफाइन आप एज इट इज लिखेंगे। आइडेंटिफायर, इट इज द नेम ऑफ द कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या नाम देना है, जैसे मैंने बताया a है तो यहाँ पे a लिख देंगे। वैल्यू जैसे मैंने बताई 12, तो आप वहाँ पे वैल्यू की जगह पे 12 लिख देंगे। इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू एसोसिएटेड विद द आइडेंटिफायर। The prepossessor directive replaces all occurrences of the identifier with the value। जहाँ जहाँ भी वो हमारे पास आइडेंटिफायर आएगा उसकी जगह पे वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे कि a अगर जहाँ जहाँ भी आएगा तो a की जगह पे वैल्यू जो है वो 12 असाइन हो जाएगी। The identifier is conventionally written in upper case। हमेशा ये आमतौर पे क्या होता है, अपर केस में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। एग्जाम्पल, हैश डिफाइन अ PI, मैंने वहाँ पे a बताई थी ना, एग्जाम्पल PI, और ये वैल्यू हमने दी हुई है 3.141593। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल थोड़ी सी बताती हूँ। जी, आइडेंटिफायर लिखने के लिए हम पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हैश लिखते हैं। डिफाइन लिखेंगे हम, डिफाइन लिखने के बाद आइडेंटिफायर होता है ना, तो आइडेंटिफायर की जगह पे मैंने लिख दिया ए हमारा आइडेंटिफायर है, और ए की जगह पे मैंने वहाँ वैल्यू थी, अगली सिंटैक्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई थी, हमने उस वैल्यू की जगह पे 12 को लिख दिया। कि हमने डिफाइन कर दिया ए में वैल्यू 12 को। अब जहां जहां भी हमारा अपने प्रोग्राम में ए का यूज होगा तो ए की जगह पे कंपाइलर समझ जाएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो 12 है। समझ आई है? यस मैम। इस चीज में समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ ले दोबारा। मैम जहाँ भी a यूज होगा उसकी वैल्यू 12 ही होगी। जी, उसकी वैल्यू 12 ही होगी। ये पूरे प्रोग्राम में फिक्स हो गई वैल्यू कि जहां जहां ए आएगा उसकी वैल्यू कंप्यूटर समझ जाएगा, कंपाइलर समझ जाएगा कि ये वैल्यू 12 है। a की ओके। मैम अस्सलाम वालेकुम। बहुत से बच्चे ना मैम व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं मगर वो कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे। उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप उनसे पूछे ना। मैम मैंने इनको लिंक भी सेंड की है और फिर मीटिंग आईडी भी सेंड की है मगर कह रहे हैं फिर भी हमसे नहीं हो रहा। मैम 4 से 5 हैं। क्या कर सकते हैं उनको वो क्या कहती है कि कनेक्ट नहीं हो पा रहे। मैम वो कहते हैं अगर हम लिंक पे यानी कि क्लिक करें तो कुछ ओपन ही नहीं होता। या तो उनका जूम इंस्टॉल नहीं है, फिर मैम उन्होंने कोई और ही जूम ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं। यही वजह होगी। उनको ना हम किस तरह से जूम, कौन से आइकन के साथ जो अवेलेबल है ओरिजिनल, ये हम इनको बता देते हैं। मैं इनको पिक सेंड कर देती हूँ। मैं उनको सेंड पिक कर सेंड दी। कर देती हूँ ओरिजिनल वाली ऐप की। जी ठीक है।
जी आगे पढ़े हेडर फाइल। What are header files? Explain header files and their use in programs. Header files are collection of standard library functions to perform different tasks. हमने जो stdio.h जो पढ़ी थी वो हमारी हेडर फाइल थी। तो वो क्या है कि बेसिकली स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का कलेक्शन है। जिस तरह अभी हमने प्रिंट एफ को देखा था, ये एक फंक्शन है जो पड़ा हुआ है, प्रिंट करवाता है किसी भी आउटपुट को। तो ये stdio.h लाइब्रेरी फाइल हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। देयर आर मैनी हेडर फाइल्स और डिफरेंट पर्पसेस, हर किसी का अपना अपना पर्पस है। ईच हेडर फाइल कंटेन्स different types of predefined functions. आप ओपन कर लेते हैं। Many header files can be included in one program. एक प्रोग्राम में हम बहुत सी हेडर फाइल्स जो हैं वो इंक्लूड करवा सकते हैं। The header file must be included in the program before calling any of its functions in the program. किसी इसका कोई भी फंक्शन जब हम कॉल करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उससे पहले हेडर फाइल का इंक्लूड कराना ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था कि प्रिंट एफ अगर हमने पहले यूज़ कर लिया है तो हेडर फाइल हमने इंक्लूड नहीं कराई हुई stdio.h, तो फिर एरर आ जाएगा। तो इसलिए पहले हेडर फाइल इंक्लूड होनी चाहिए और फिर उसके बाद उसके फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। The extension of a header file is .h, और हर हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन है वो .h होती है। The include preprocessor directive is used to include header files in programs. और ये भी आपको पता है कि इंक्लूड का हम यूज करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, अभी हमने इसको डिस्कस किया है। दीज फाइल्स आर प्रोवाइडेड बाय सी कंपाइलर सिस्टम। तो इनको जो है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? सी का जो कंपाइलर है वो प्रोवाइड कर रहा है। The header files are normally stored in include सब डायरेक्टरी। किसमें पड़ी हुई होती है? सब डायरेक्टरी, यानी फोल्डर है टर्बो C++ के अंदर इंक्लूड का, उसके अंदर ये पड़ी हुई होती है। The name of header file is written in angle brackets, और इनका नाम जो है वो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। सिंटैक्स है, the syntax of using header files is as follows: hash include header file का नाम। The name of header file can also be used in double quotes as follow। हम एंगुलर ब्रैकेट के अलावा डबल कोट्स के अंदर भी ये लिख सकते हैं। देखिए ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन बिल्कुल एक जैसी है, सिर्फ एंगुलर ब्रैकेट का और डबल कोट्स का फर्क है। तो ये आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। नीचे एग्जांपल भी इन्होंने दिखाई हुई है दोनों तरीकों की। जी नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, 180 पेज। The word stdio stands for standard input output. The std.h header file contains the definitions of built-in input and output functions. ठीक है कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस की डेफिनेशंस रखती है ये फाइल्स। The header file math.h is used to use predefined mathematical functions. ये दोबारा इन स्टेटमेंट्स को इन्होंने बताया हुआ है, पहले भी हम इसको 2-3 दफा डिस्कस कर चुके हैं। मेन फंक्शन, इसको हमने डिस्कस किया है, इसकी डिटेल आई हुई है, डिटेल में हम देखते हैं। द मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। मैंने आपको बताया था कि सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। When the program is executed, the control enters main function and starts executing its statements. जब भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, रन होना शुरू होता है, तो कंट्रोल सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर जाता है और कहीं नहीं जाता, और इसकी जो फिर बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। Each program must contain main function. If the program does not contain main function, it can be compiled but cannot be executed. अगर किसी प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है, वो कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा, यानी कि आउटपुट नहीं दिखाएगा।
Any number of statements can be written in body of the main function. जो मेन फंक्शन की बॉडी है उसमें हम कितनी भी स्टेटमेंट्स हम लिख सकते हैं, जितनी मर्जी लिखना चाहें, हंड्रेड्स में भी लिख सकते हैं, थाउजेंड्स में भी लिख सकते हैं. The body is enclosed in braces. और बॉडी आपको मैंने बताया कि हमेशा ब्रैकेट्स यानी ब्रेसेस कहते हैं उनको, डेलीमीटर्स भी कहते हैं, उनके अंदर लिखी जाती है. सिंटेक्स बताया हुआ है, वाइड मेन फंक्शन, और फिर वाइड अंदर आप बेशक वाइड ना भी लिखें, ब्रैकेट्स छोटी ब्रैकेट्स स्टार्ट कर लें और बंद कर दें. उसके बाद ये डेलीमीटर स्टार्ट हो रहा है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, और फिर डेलीमीटर क्लोज हो रहा है. The main function consists of the following. The definition of main function starts with keyword void. It indicates the type of value that is returned by function. Void means that the function will return no value. ये रिटर्न टाइप क्या होती है अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है आपकी, और ये हमने जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिटर्न जो है वो क्या चीज़ होती है, रिटर्न टाइप. तो बस ये वाइड, अभी आपने वाइड ही लगाना है, इस चीज़ को याद कर लेना है आपने कि आपने यहाँ पे वाइड का यूज़ कर लेना है. कीवर्ड वाइड इन पैरेंथेसिस इंडिकेट्स दैट फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट. ये आर्गुमेंट भी हमने फंक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ने हैं, तो ये भी आपको जो है तब समझ में आएंगे. बस यहाँ पे भी आपने वाइड लिखना है या कुछ नहीं लिखना, इतना याद रखिएगा. The body of main function is enclosed in braces. It consists of C language statements. The instructions are used to implement program logic. इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब ये कि आपकी अपने माइंड की लॉजिक, कि आपने जिस तरह का प्रोग्राम आपने लिखना चाहना है आप लिख सकते हैं. आप कोई कैलकुलेटर बनाना चाह रही हैं, आप उसमें कैलकुलेटर जो है वो पूरा इम्प्लीमेंट कर सकती हैं. आप जिस तरह की लॉजिक आप करना चाह रही हैं आप कर सकती हैं. स्क्वायर रूट का फंक्शन बनाना है, क्यूब का फंक्शन बनाना है, वो आपकी लॉजिक जो है वो इस बॉडी के अंदर इम्प्लीमेंट होगी. जी कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें टेक्स्ट कर दें मुझे इसी में. नहीं मैम सब क्लियर है, अगर कहीं पे रीड करेंगे तो कंफ्यूजन होगी तो फिर आपसे डिस्कस कर लेंगे. जी ठीक हो गया. फातिमा. चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज.